हेलो 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 ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा आसान चैप्टर जो है मशीन्स। सबसे आसान चैप्टर मैं कहूंगी। पहले दो चैप्टर्स तो है ही आसान, लेकिन ये थर्ड चैप्टर भी आप एनकैश कर सकते हो और पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के लिए। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर देते हैं मशीन्स को। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे लिया है, 3 डायग्राम्स है। हाँ, आराम से एक एक करके देखेंगे। तो पहला डायग्राम जो लिया है हम लोगों ने वो है क्रोबार का। तो बेसिकली एक लोड है या स्टोन है बहुत ज्यादा बड़ा, एंड आई एम गोइंग टू पुश दैट स्टोन। मुझे अगर पुश करना है उसको, तो डेफिनेटली ना मैं जो फोर्स लगाने वाली हूँ, तो वो फोर्स इनफ नहीं होने वाला है, वो पुश नहीं होगा, वो मूव नहीं होगा, वो जो लोड है, जो स्टोन है, वो मूव नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक सिंपल मशीन हम लोग ने यूज किया है। तो सिंपल मशीन, आप बोलोगे अच्छा मशीन मतलब क्या क्या, हम लोग ने फोन यूज किया है या हम लोग ने एसी, क्योंकि ये सारे तो मशीन ही है। तो आप बोलोगे इस मशीन को यूज करें, नहीं मैं बात कर रही हूँ सिंपल मशीन के बारे में। तो सिंपल मशीन क्या है, ये जो है ये एक बस बेंट बार है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रॉड है या एक बार है ना। तो एक बार का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और बार का यूज करके हम लोगों ने जो लोड है वो लोड क्या किया है, पुश किया है। तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ है, इससे मुझे फायदा ये मिला है कि मुझे लेस एफर्ट लगाना पड़ रहा है। जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, इनपुट दे रही हूँ, जो फोर्स का इनपुट मैं यहाँ पे जो दे रही हूँ, तो वो कम इनपुट देना पड़ रहा है ना, और मुझे ज्यादा फोर्स मिल रहा है आउटपुट साइड में। तो ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, एज इन द फोर्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड ड्यू टू दिस बार, ओनली ड्यू टू द सिंपल बार द फोर्स हैज गॉट मल्टीप्लाइड। सो इनपुट साइड में मुझे कम फोर्स देना पड़ रहा है और आउटपुट साइड में मुझे ज्यादा फोर्स मिल रहा है। इसी को कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लायर। यू कॉल इट एज फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इस वाली डायग्राम में देखिए। सो दिस पर्सन ही वांटेड टू लिफ्ट अ लोड। हाँ, वो नीचे से, मतलब आप जैसे पानी जो ड्रॉ करते हैं ना वेल में से, तो वैसे ही आप सोचिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दिस पर्सन इज लिफ्टिंग अ लोड, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट यूजिंग एनी मशीन। यहाँ पे ना कोई मशीन का यूज नहीं किया गया है, राइट। तो इन दैट केस उसने क्या किया है, बस एक थ्रेड से वो उसको लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो वो उसने क्या किया है, ही इज अप्लाइंग द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये देखिए, ये फोर्स, ये एरो देखिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है। ऐसे ऐसे वो उठा रहा है, ऊपर की तरफ वो उठा रहा है, करेक्ट। सो ही इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट इट इज नॉट एट ऑल कन्वीनियंट। क्यों, आप खुद सोचिए ना, आप ऐसे उठाओगे उसको, तो ये आपका जो बैक है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस इज नॉट एट ऑल कन्वीनियंट। तो आप क्या करोगे, इसके जगह पे एक पुली लगा दे, यहाँ पे एक पुली लगा दिया। पुली लगाने के वजह से, नाउ लुक एट दिस, ही इज अप्लाइंग एफर्ट इन दिस वे, है ना। वो ऐसे ऐसे करके पुल कर रहा है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ वो पुल कर रहा है। तो अभी वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इज अप्लाइंग एफर्ट, है ना। ही स्टार्टेड टू अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बहुत कन्वीनियंट है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग एफर्ट। ठीक है, ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, कि जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो ना एफर्ट, उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया आपने, बस एक सिंपल मशीन की वजह से, है ना। एक सिंपल मशीन की वजह से डायरेक्शन है वो चेंज किया और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। ठीक है, ये थर्ड वाला एक एग्जाम्पल देखिए, सीजर है, सबको समझ में आ रहा है ये सीजर है। तो सीजर से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ अगर आपको काटना है ना, तो सीजर की मदद से, क्योंकि वो ब्लेड्स जो होते हैं वो 2 होते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट आप उसको कटिंग कर सकते हो। सीजर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप वो जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो बहुत आराम से और बहुत फास्ट कटिंग कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि ये ब्लेड जो है वो आउटपुट साइड में बहुत ज्यादा है, बड़े है, लेंथी है, उसका लेंथ जो है वो ज्यादा है, और एफर्ट साइड में जो लेंथ होगा ना वो थोड़ा सा कम होगा। तो जो ब्लेड ज्यादा बड़े होने की वजह से, लंबे होने की वजह से वो फटाक से काट रहा है ना। तो मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, ये क्या है, ये स्पीड मल्टीप्लायर है। आप कहोगे कि ये सारे एग्जांपल्स हम लोग क्यों ले रहे हैं, एक तो फोर्स मल्टीप्लायर वाला एक एग्जांपल हो गया, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो गया, स्पीड मल्टीप्लायर हो गया। तो मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि जो मशीन्स हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसका अलग अलग रीजन होगा कि क्यों यूज किया जा रहा है, राइट। और ये बहुत ज्यादा सिंपल मशीन्स है, हैंड ड्रिवन मशीन्स है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई एनर्जी लगा रहे हैं इस मशीन्स में, नहीं, ये हैंड ड्रिवन मशीन्स है और हमारा जो काम है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो रहा है इन सिंपल मशीन्स की वजह से। तो चलिए यही देखेंगे हम लोग आगे मशीन्स के लिए, जो अभी
हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले तो फंक्शंस है मशीन्स के, जो अभी हम लोग ने डायग्राम में देखे थे ना, वही फंक्शंस है मशीन के। ओके, वो क्या है देखिए, पहला वाला एग्जांपल, इन लिफ्टिंग अ हेवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब क्या, जो पहला था, एज आई टोल्ड यू ओवर हियर, ये थोड़ा सा ही हमें फोर्स इनपुट में देना पड़ रहा है, लेकिन आउटपुट में बहुत ज्यादा फोर्स मिल रहा है, इसीलिए उसको कहा गया है फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये पहला हो गया फोर्स मल्टीप्लायर इन लिफ्टिंग अ हेवी लोड। देन सेकेंड इज चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। ओके, इसका जो डायग्राम है वो मैंने नहीं दिया था। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है जो है बाइसिकल। सो व्हेनेवर यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, एट दैट टाइम आप जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हो ना, बाइसिकल को एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, पेडलिंग कर रहे हो तब, है ना। आप इनपुट कहाँ पे दे रहे हो, पेडलिंग करने पर आप इनपुट दे रहे हो, करेक्ट। लेकिन आप पेडलिंग कहाँ पे दे रहे हो, वो जो उसका जो पॉइंट है वो अलग है, और जहां पे वो एक्चुअल में वो जो चेन होती है, चेन से वो घूमेगा, है ना, वो चेन से पहिया घूमेगा, तो उसके वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसको उन्होंने कहा गया है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपने चेंज किया है। ठीक है, ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस मशीन्स। पहला फंक्शन क्या है, लिफ्टिंग अ हेवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। तो इनपुट साइड में लेस है, इनपुट साइड कम दे रहे हो आप, कम एफर्ट दे रहे हो, और आउटपुट साइड में आउटपुट फोर्स जो मिलेगा, आउटपुट साइड का फोर्स जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इनपुट साइड में आप कम दे रहे हो फोर्स, और आउटपुट साइड में आपको ज्यादा मिल रहा है, उसी को कहा गया है फोर्स मल्टीप्लायर, है ना। फिर सेकेंड सेकेंड ना बाद में देखेंगे, ये यहाँ पे है। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, यहाँ पे क्या था, आपने जब पुली नहीं लगाया था, सिंपल मशीन है पुली, यहाँ पे नहीं लगाया था तो ये कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है। दूसरे डायग्राम में ना ये पुली लगा दिया है, तो ये कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया। अभी वो ऐसे जब कर रहा है ना, कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया, है ना, ये स्ट्रेट होके कर रहा है, देखिए, है ना, तो ये कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया, तो ये थर्ड वाला हो गया। ठीक है, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन। और चौथा क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड दैट इज ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट। जैसे मैंने एग्जांपल सीजर का दिया था आपको, है ना, सीजर में क्या था, लॉन्ग ब्लेड्स थे, है ना, लेंथ ऑफ द ब्लेड्स ज्यादा थे, तो फास्ट हो रहा था, जो कट कर रहे थे आप पीस ऑफ क्लॉथ, वो बहुत फास्ट हो रहा था, है ना, वो क्या था, गेन इन स्पीड, स्पीड मल्टीप्लायर आप बोल सकते हो, है ना। मैंने सेकेंड वाला पॉइंट जो है ना वो देखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने पहले देख लिए, ये पहला वाला पॉइंट, फिर दूसरा वाला चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ये भी देखा है हम लोगों ने पुली के लिए, और ये चौथा वाला भी देखा है। सेकेंड देखा नहीं है, सेकेंड देखिए यहाँ पे, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट पॉइंट। क्या चेंज कर रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही आपने चेंज कर दिया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था देखिए, हाँ सिंपल, अभी आप जो ये कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कर रहे थे, है ना, उसमें आप क्या कर रहे थे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में दिखा रही थी, ये है ए, ये व्हील है, ऐसे पकड़िए, ये व्हील है, ठीक है, ये क्या है, ये वो पॉटर्स व्हील है ना, ये वो व्हील है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया ए, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया बी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसे कहा जाता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसे कहेंगे, ए और बी को। हाँ, आप कहाँ पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा गया है। देखिए क्या लिखा है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एफर्ट मतलब फोर्स, इनपुट साइड वाला फोर्स जो है उसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप जब बाइसिकल चलाते हो, हाँ, आप जब बाइसिकल चलाते हो तो बाइसिकल में आप जो एफर्ट लगा रहे हो ना, ये पेडल पे लगाते हो, एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हो, ये पेडल पे, ये इनपुट साइड पे आप लगा रहे हो, यहाँ पे आप पेडलिंग कर रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो तो इनपुट साइड में आप एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, व्हेनेवर यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, तो बाइसिकल में आप कहाँ पे अप्लाई करते हो फोर्स, यहाँ पे पेडल पे अप्लाई करते हो, राइट। सो आप पेडल पे अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में इसका कुछ फायदा है क्या, अगर रियर व्हील नहीं है, पीछे वाला अगर व्हील नहीं है तो बाइसिकल चलेगा क्या, नहीं चलने वाला है। लेकिन आप जो फोर्स है ना यहाँ पे लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, बहुत ज्यादा अच्छा था, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना वो आपने चेंज किया। तो एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है ना, ये पीछे, ये जो रियर व्हील है ना वहां पे लग रहा है फोर्स, लेकिन आपने क्या कर दिया, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो आपने चेंज किया, यहाँ पे लगा रहे हो।
ये पिवोट है, ये पिवोट पकड़िए, तो पिवोट जो है ना वो आपने चेंज किया, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपने चेंज कर दिया। आप यहाँ पे लगा रहे हो फोर्स, कहाँ पे लगा रहे हो, पेडलिंग यहाँ पे कर रहे हो, है ना, आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे उसका इफेक्ट दिखेगा, रियर व्हील में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, रियर व्हील। रियर व्हील मतलब क्या, रियर व्हील का मतलब क्या है, पीछे वाला जो पहिया है ना, उसको उसको लग रहा है फोर्स, ठीक है, तभी वो बाइसिकल आगे बढ़ेगी, नहीं तो बाइसिकल नहीं बढ़ने वाली है ना, ये पता है हमें। अगर पहिया ही नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है, तो वो कुछ नहीं चलने वाला है, वो बाइसिकल आगे नहीं चलने वाली है, राइट। तो ये क्या है, सेकंड, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट पॉइंट। तो कन्वीनियंट पॉइंट ये है, ठीक है, हमारे लिए कन्वीनियंट पॉइंट है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया। ये चार उसके मेन फंक्शंस है, ये मशीन के चार मेन फंक्शंस है, और उसी के बेस्ड एग्जांपल्स हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है, विद डायग्राम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है यहाँ पे वो पढ़ेंगे, जो है लोड एंड एफर्ट, क्योंकि बार बार मैं ये वर्ड्स यूज कर रही थी, है ना। तो लोड क्या होता है और एफर्ट क्या होता है, ये इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जब भी बॉटल ओपनर है, ये हम लोग बॉटल ओपनर है, ये वाला जो है यहाँ पे, ये बॉटल ओपनर है, ठीक है। आपको पता है बॉटल ओपन करने के लिए ये जो ऊपर का इसका जो कैप होता है, इसको ओपन करने के लिए एक ओपनर है। तो हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो एफर्ट है इनपुट साइड, यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे ना, ऊपर की तरफ इसको खींचा जाएगा। यहाँ पे पिवोट है, मतलब यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो ये अंदर वाला जो हुक होता है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, करेक्ट। और लिखा देखिए क्या है, स्मॉल अप्लाइड फोर्स, मतलब इनपुट साइड वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा छोटा अप्लाई किया है, और आउटपुट साइड में ना ये आपको बहुत बड़ा फोर्स मिल रहा है। तो ये बेसिकली ना ये आउटपुट साइड वाला फोर्स है, तभी जाके वो बोतल का जो ऊपर का कैप है वो निकल जाएगा, है ना। नहीं तो आप हाथ से करोगे तो निकलने वाला नहीं है, जिंदगी में नहीं निकलेगा, राइट। तो आपको क्या समझ में आया, इनपुट साइड में जो दिया है उसे कहेंगे हम लोग एफर्ट, उसे कहेंगे एफर्ट, ठीक है। और जो आउटपुट साइड होता है उसे कहा जाएगा लोड, ठीक है। तो देखिए, द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड एज लोड। तो क्या है, रेजिस्टिव फोर्स, आपको ये याद रखना है, लोड के लिए डेफिनेशन क्या है, द रेजिस्टिव फोर्स और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। तो मशीन को वो ओवरकम करना है, ठीक है, तो वो है आपका आउटपुट साइड में जो कहेंगे लोड। एफर्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड, है ना। यहाँ पे भी देखिए स्मॉल अप्लाइड फोर्स, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो, इनपुट साइड होने वाला है वो आपका, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। अभी इस वाली एग्जाम्पल में ना, जैसे वो मैंने क्रोबार का दिया था ना, ये वो सेम ही एग्जाम्पल है, ओके, ये कुछ अलग एग्जाम्पल नहीं है। तो ये क्या है, ये क्रोबार ही है। तो क्रोबार में आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे हम लोगों ने एक जो बार है ना, नाम ही बता रहे हैं क्रोबार, तो बेंट बार हो सकता है या स्ट्रेट बार हो सकता है, वो बार है बेसिकली। तो बार का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पिवोट है, पिवोट मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, और यहाँ पे जहाँ पे वो लोड था, रेजिस्टिव जो फोर्स है ना, ये रेजिस्टिव फोर्स है, वो लोड है, और यहाँ पे हम लोग ने एफर्ट अप्लाई कर दिया है। तो एफर्ट और लोड, ये एफर्ट और लोड, इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है, ये पता है हमें, है ना। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ना हम लोग कितना डिस्टेंस हम लोग को लगाना, मतलब यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो जो ये रेजिस्टिव फोर्स है वो हम लोग उसको पुश कर पाएंगे या आगे मूव कर पाएंगे, लोड को मूव कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये ऐसे उसको करना पड़ेगा नीचे की तरफ, देखिए ये एफर्ट है नीचे की तरफ, है ना। तो वो करना पड़ेगा, तब जाके लोड थोड़ा सा मूव हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है, लार्ज डिस्टेंस हमें देना पड़ रहा है और स्मॉल डिस्टेंस ही कवर किया गया है, तो वो जो पॉइंट था उसे कहा गया है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो ना बेसिकली वेलोसिटी रेशियो का हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन देखिए क्या है, रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो फॉर्मूला क्या निकला, मैकेनिकल एडवांटेज Ma इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, क्योंकि दोनों भी फोर्स है ना, इनपुट साइड में भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आउटपुट साइड में भी आपको फोर्स ही मिल रहा है, करेक्ट। तो दोनों भी फोर्स होने के वजह से ये जो मैकेनिकल एडवांटेज होने वाला है वो क्या है,
एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसमें ना कोई यूनिट होने वाला नहीं है, तो ये रेशो है बेसिकली, इसीलिए देखिए लिखा है उन्होंने रेशो है ना, मतलब जो आंसर मिलेगा ना आपको वो बस रेशो वाली फॉर्म में मिलना चाहिए, उसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि दोनों के जो वैल्यूज है ना वो आइदर केजीएफ में होने चाहिए या न्यूटन में होने चाहिए, तब जाके आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलने वाला है। तो इनपुट साइड में आपने कितना फोर्स अप्लाई किया था और आउटपुट साइड में आपको कितना फोर्स मिला, इसका सिंपल सा कंपैरिजन जो करे है उसको बोला गया है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। और देखिए मैकेनिकल एडवांटेज लाइक लेट अस कंसीडर, जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, हाँ ये वाला भी लेके देखते हैं, यहाँ पे भी अगर हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, तो मैं अगर फोर्स अप्लाई जो कर रही हूँ ना, स्मॉल अमाउंट में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 ग्राम फोर्स या 10 केजीएफ जस्ट मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे कि मैंने 10 ग्राम फोर्स या 10 केजीएफ मैंने अप्लाई कर लिया है, तो आउटपुट में मुझे कितना मिल रहा है, 20 केजीएफ अगर मिल रहा है, ठीक है, 20 केजीएफ मुझे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, लोड में कितना था 20 केजीएफ और एफर्ट साइड में 10 केजीएफ, एफर्ट साइड में 10 केजीएफ, तो ये कट हो गया, 0 भी कट हो गया, बचा क्या 2/1 बचा, तो 2/1 मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज 2 मतलब क्या, 2 इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो मशीन एक्ट्स एज फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो अगर 2 इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 4 मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मिलना चाहिए आपको। At that time you should say what, that machine is acting as force multiplier, ठीक है। Now second one, mechanical advantage is 1, machine is used to change the direction, वो पुली वाला सिनेरियो जब था, हम लोग ने सिंगल फिक्स्ड पुली जब लगाया था है ना, बस चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ था, रादर उसमें ना आपको कोई मतलब ना एक्स्ट्रा आपको कुछ फोर्स मल्टीप्लाई करके नहीं मिला था आउटपुट साइड, बस वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में हुआ था, है ना, तो उसमें आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, मतलब लोड जितना है उतना ही एफर्ट है, ठीक है, बस वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में हो गया था। तो पुली वाला जो एग्जांपल था ना, वो एग्जांपल आपको लेना है, मैकेनिकल एडवांटेज इज 1 और मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 बोला गया है, तो यहाँ पे क्या है, गेन इन स्पीड मिलता है, मतलब जो सीजर वाला एक एग्जांपल था वो था मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, मतलब क्यों ऐसे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सारे एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आएगा इस वाली एग्जाम्पल में कि आपको ना थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, इनपुट साइड में जो फोर्स है ना वो थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, आउटपुट साइड में कम फोर्स मिल रहा है आपको, इसीलिए इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इस वाली एग्जाम्पल में मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, जो है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, ओके, ये आपके एग्जांपल्स हैं। फाइन, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद ऑल दिस पॉइंट्स, दिस आर वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको ये समझ में आ गया एक बार ना, तो ये पूरे मार्क्स मिलने के आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मतलब आप मिल सकते हैं आपको ये मार्क्स, ठीक है, बस आपको समझना है, आपको एक बार ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो सारी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स हम लोग ने मैकेनिकल एडवांटेज के लिए यहाँ पे समझ लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी रेशियो के लिए। Okay, so next term in this is velocity ratio. Okay, like how mechanical advantage is a ratio, the name itself tells you velocity ratio भी क्या है, तो रेशियो है, किसके बीच में रेशियो है ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये सीजर है, ठीक है, आपको सीजर से पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो कट होगा, ठीक है, दैट इज अवर लोड दे हैव गिवन आल्सो ओवर हियर। लुक एट दिस ब्लेड, ये जो ब्लेड है ना वो लेंथ जो है, ब्लेड का जो लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, और यहाँ पे जो एफर्ट का जो लेंथ होगा ना वो कम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर, ये क्या है, ये लोड है, डिस्प्लेसमेंट फॉर लोड, डिस्प्लेसमेंट फॉर लोड, और ये क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट फॉर एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है, लोड का ज्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का
कम है। तो एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि आप कंपेयर क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड एंड डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, ये आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना मूव हो रहा है। अगर आपने एफर्ट थोड़ा सा मूव किया तो लोड कितना मूव हो रहा है, ऐसे करके वो बोल रहे हैं। मतलब आप कैची में अगर यहाँ पे ऐसे उसको पकड़ोगे ना, तो वो अगर आप कैची अगर चला रहे हो तो आपने ये डिस्प्लेसमेंट एफर्ट के लिए कितना किया, उसके वजह से लोड में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इसका ये कैलकुलेशन है या रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए ये क्या है, ये सिंगल फिक्स्ड पुली है ना, ये फिक्स्ड पुली था, चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए जो यूज किया था ये वो सेम पुली है। तो इसमें ना आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी उन्होंने बोला था 1 था। और ये देखिए ये क्या है कि आप एफर्ट आप ऐसे कर रहे हो ना, नीचे उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप उसको कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आपने जितना उसको खींचा उतना ही ऊपर वो लोड आएगा। ये सिंपल है। आप ना वेल अगर होगा पानी जिसे निकालते हैं, है ना, तो उसमें आपको पता होगा ये, अब जितना ऐसे नीचे की तरफ आप इसको खींचोगे उतना ही वो पानी का बकेट है वो ऊपर आएगा, है ना। तो सेम डिस्प्लेसमेंट होता है इनमें ना, सेम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो है ये सिंगल मूवेबल पुली है। इसमें ना आपका जो एफर्ट है वो देखिए ये 2 टाइम्स लग रहा है, लोड जो है ना वो आधा ही मूव होगा, क्योंकि ना इस तरफ भी और इस तरफ भी है। तो आप ऐसे समझिए कि एफर्ट यहाँ पे ना आपको जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एफर्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 2 बार हो रहा है और ये एक ही बार हो रहा है। जो लेंथ ये कवर करेगा, ये लोड ऊपर जाएगा तो वो बस एक ही बार होगा, है ना। तो यहाँ पे ना आपका जो एफर्ट है वो ज्यादा लग रहा है और लोड जो मतलब एफर्ट ज्यादा लग रहा है इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ना रेशियो किसमें है, अभी ये वेलोसिटी रेशियो जो है वो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड बोल दीजिए, ठीक है। तो मतलब एफर्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और लोड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है और लोड साइड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है ना। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे लेस देन 1 होता है। ये वेलोसिटी रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है ये कम है और नीचे डिवाइड करने वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है। तो आंसर क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा। इसमें वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों भी इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 1 होता है। और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये लिखा भी है DE इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DL। और VR क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा है, VR क्या होगा, DE अपॉन DL होता है ना। तो DE कितना है, 2 टाइम्स ऑफ DL है और ये DL है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये वाला जो है इसमें वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये हो गया एक टर्म जो है वेलोसिटी रेशियो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इफिशियंसी। Efficiency of machine is the ratio of work done on load by machine to the work done on the machine by the effort। देखो यहाँ पे ना आपको वर्क डन बाय द लोड एंड वर्क डन बाय द एफर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नए टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। वर्क डन, ये क्या लिखा है उन्होंने, वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन टू वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। सो वर्क डन ऑन द लोड मतलब ही ये क्या है, आउटपुट साइड वाला वर्क डन है, ये आउटपुट साइड वाला वर्क डन है, ठीक है। ये आउटपुट साइड वाला वर्क डन। अगर आउटपुट साइड वाला वर्क डन अगर हम लोग ने पकड़ा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे लोड और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड मतलब लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया है, L इंटू DL, ठीक है, या DL स्मॉल l लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आउटपुट वर्क डन हो गया या वर्क आउटपुट हो, ये देखिए वर्क आउटपुट लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क आउटपुट, ठीक है। ये क्या है, वर्क आउटपुट है, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने वर्क आउटपुट।
वैसे ही ना उन्होंने दिया है वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक हो गया। अभी दूसरा क्या होने वाला है, वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क डन बाय एफर्ट होने वाला है। तो वर्क डन बाय एफर्ट के लिए क्या होगा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट, क्योंकि आप जो एफर्ट डाल रहे हो वो इनपुट साइड में होता है ना, तो इसीलिए वर्क इनपुट क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क इनपुट, ये लिख लेते हैं, वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू ई इंटू डी ई, ठीक है। ये दो फॉर्मूला मिल गए हमें, हाँ ये दो फॉर्मूला मिल गए। और यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला दिया है एफिशिएंसी का, क्या है आपके पास, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100%, ठीक है। तो अभी ये यूज करेंगे हम लोग, इसी का यूज करेंगे, ये है वर्क आउटपुट और ये है वर्क इनपुट, तो इसका यूज कर लेंगे। चलिए, वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट इज एल इंटू डी एल, और वर्क इनपुट क्या है, ई इंटू डीई, हाँ। अभी लोड अपॉन एफर्ट को सेपरेट कर देते हैं और डीएल अपॉन डीई को सेपरेट कर देते हैं। लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और डीएल अपॉन डीई मतलब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो है डीई अपॉन डीएल, लेकिन हमें ये उल्टा मिल रहा है, मतलब ये 1 अपॉन वी आर है, ये 1 अपॉन वी आर है। तो क्या मिला, इफिशियंसी ऑल्सो कैन बी रिटन एज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर, ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए मिल गया हमें यहाँ पे, तो रिलेशनशिप बिटवीन इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ये देखिए ये मिल गया मुझे, मैंने भी वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो ये निकाला है, ठीक है। तो वैसे करके आप इसका डेरिवेशन भी आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, बस वर्क डन ऑन द लोड, मतलब एक आउटपुट साइड वाला, वर्क डन इन आउटपुट साइड और वर्क डन इन इनपुट साइड, ऐसे ही निकालना है। ये देखिए ये वर्क डन बाय एफर्ट, तो ये दो निकालना है आपको, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट निकालना है, डालना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेवर्स। लेवर्स एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मशीन है, ठीक है। सो लेवर्स इज इक्विवेलेंट टू द मशीन, सिंपल मशीन। तो लेवर का डेफिनेशन क्या होता है, सो लेवर हैज टू बी अ रिजिड, मतलब स्ट्रॉन्ग, वो उसके जो डायमेंशंस है वो चेंज नहीं होंगे, तो रिजिड, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी आइदर द बेंड बार और इट कैन बी अ स्ट्रेट बार, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट बार और इट इज ऑलवेज अ बेंड बार, इट कैन बी स्ट्रेट बार, इट कैन बी बेंड बार, एंड लेवर इज एबल टू हैव द टर्निंग इफेक्ट, लेवर जो है वो टर्निंग इफेक्ट देगा, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो लेवर का है ना, आपने खेला है सीसॉ के ऊपर, है ना, जब भी आप ऐसे दो दोस्त मिलकर जब सीसॉ खेलते थे ना, तो वो ऊपर नीचे हो रहा है, सो व्हाट इज दैट, इट्स अ लेवर, ओके। सो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेवर, सीसॉ, फाइन। नाउ सी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, नो, according to the definition of lever, see, lever is a rigid straight bar which is capable of turning about fixed axis. So what is it, a rigid straight bar, or even it can be bent bar, because see the other example has to be crowbar. हम लोग ने क्रोबार भी देखा है ना, सो क्रोबार इज ऑल्सो व्हाट, अ बार, बट वो एंड में थोड़ा सा वो कैसे कर्व्ड है ना, तो उसे भी आप लेवर ही कहोगे। सीजर्स वो क्या है, लेवर ही है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट मशीन है, फाइन। एंड अगर लेवर के अगर हम लोग बात करें, सो लेवर इज एक्चुअली वर्किंग ऑन प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने जो पढ़ा है ना, तो इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। Okay, how come? Now let us see at this point. This is a seesaw. You consider this is a seesaw. Fine. यहाँ पे fulcrum है. It is that fixed point कि जहाँ पे it is pivoted, है ना? ये fixed point है जहाँ पे वो pivoted है. वो जो बार है ये pivoted है. यहाँ पे effort डाल रहे हैं. Effort is what? The input side, the force which is applied input side. You call it as effort. Fine. तो यहाँ पे आप effort डाल रहे हैं. Here is the load, which is the output side वाला जो force होता है, that is what you call it as load, right? Already हम लोग ने ये पढ़ लिया है. So load है यहाँ पे, effort है. This distance is there, no? You call it as load arm.
load arm. This distance is there, you call it as effort arm. Okay, you call it as effort arm. Fine. So all these points are there over here. In principle of moments, how you have learned, that is anti-clockwise moments has to be equal to clockwise moments, correct? And then only it will balance. तभी वो बैलेंस हो जाएगा ना, तभी वो जो बार है वो इक्विलिब्रियम में आने वाला है, करेक्ट? इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो it is working on the principle of moments, and because of that clockwise moment will be equal to anti-clockwise moment, which is also you can say that is the moment on the effort side will be equal to the moment on the load side, है ना? अलग तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं, that is the moment on the effort side will be equal to the moment on the load side, then only the bent bar or the straight bar, which is we call it as lever, will come into the equilibrium position, right? ओके, सो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए क्या होगा, देखिए ये एफर्ट है और एफर्ट आर्म है, और इस तरफ है लोड है और ये लोड आर्म है, ठीक है? तो लोड एफर्ट जो है, लोड एंड एफर्ट आर फोर्सेस, आर नथिंग बट फोर्सेस, ठीक है? लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म are distances, and whenever I talk about moments, what is moment? That is force into the perpendicular distance. What is moment? Force into the perpendicular distance, right? moment जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलो या क्लॉकवाइज मोमेंट बोलो, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स जो होते हैं वो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट? यही होते हैं ना? तो ओके, सो क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो एक तरफ लोड है और दूसरी तरफ एफर्ट है, करेक्ट? एंड फल्क्रम इज ऑलमोस्ट इन द मिडल. अगर हम लोग सीसॉ की बात करें तो हमें पता है कि जो फल्क्रम होता है वो मिडल में ही होगा, राइट? सो लोड इनटू लोड आर्म विल बी इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, करेक्ट? तो ये हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम लोग ने लिख लिया, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, इन दैट फॉर्म वी आर राइटिंग. So what we are doing now, अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है? Load into load arm will be equal to effort into effort arm, ठीक है? आपने ये लिखा, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? लोड और एफर्ट एक साथ लेके आ रहे हो, लोड आर्म और एफर्ट आर्म आप एक साथ लेके आ रहे हो. तो ये जो एफर्ट है वो आप एलएचएस में लेके जाइए, लोड आर्म आरएचएस में लेके जाइए, ठीक है? तो ये एफर्ट मैं नीचे लेके आ रही हूँ, है ना? यहाँ पे नीचे लेके आ रही हूं मैं, इक्वल टू है बीच में, और लोड आर्म मैं नीचे लेके जाऊंगी यहाँ पे, तो एफर्ट आर्म अपॉन ये लोड आर्म नीचे चला गया आरएचएस में. अब चेक कीजिए, लोड अपॉन एफर्ट को क्या कहते हैं? लोड अपॉन एफर्ट को मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है ना? मैकेनिकल एडवांटेज का एक नया फॉर्मूला बन गया जो है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एक फॉर्मूला बन गया आपको, क्या मिला आपको? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज. ओके, तो यहां से मुझे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे बताना है. क्या है? देखिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म which is also equal to load upon effort. देखिए आप प्लीज नोटिस कीजिए, ये आर्म्स है, मतलब ये डिस्टेंसेस है, ठीक है? एफर्ट आर्म जब बोल रही हूं ना तो डिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूं मैं. अगर ये मैं सीसॉ दिखा रही हूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लोड दिखा रही हूं और यहाँ पे मैं एफर्ट दिखा रही हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है ना, इसे कहा जाएगा लोड आर्म, इसे कहा जाएगा लोड आर्म, है ना? फल्क्रम से जो ये डिस्टेंस है लोड का, उसे कहा जाएगा लोड आर्म. सिमिलरली एफर्ट और फल्क्रम का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा एफर्ट आर्म, है ना? तो ये लिख लिया हम लोगों ने. इफ ma इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज के 3 वैल्यूज होते हैं. एक तो ma इज इक्वल टू 1, ma ग्रेटर देन 1 एंड ma लेस देन 1, राइट? तो देखिए ma इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म.
हाँ, तो ये उस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट आर्म, ये बन जाएगा। देयरफॉर ये जो मशीन होगा ना, ये पर्टिकुलर मशीन जो है, ये पहला केस वाला जो मशीन है, वो कैसे एक्ट करेगा, चेंज इन डायरेक्शन एक्ट करेगा। वो कैसे एक्ट करेगा, मशीन या फिर लेवर, लेवर कहते हैं यहाँ पे, एक्ट्स एज चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, अभी केस 2 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में इफ MA इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इफ MA इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये कौन से केसेस है, हमें पता है फोर्स मल्टीप्लायर की केस है। ठीक है, ये पता है हमें, फोर्स मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 1 मतलब फोर्स मल्टीप्लायर की केस है। ठीक है, तो MA का वैल्यू क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म is greater than 1, load arm goes on the other side, effort arm is greater than load arm। ठीक है, देखिए कोई भी लेवर या कोई भी मशीन जो फोर्स मल्टीप्लायर ये एक्ट हो रहा है ना, तो उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। ठीक है, तो कोई भी फोर्स मल्टीप्लायर वाले जो मशीन्स है या लेवर्स है, उसमें ये कंडीशन प्रीवैलेंट होने वाला है, ये दिखाई देने वाला है आपको। बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्रोबार का। ठीक है, क्रोबार का एग्जांपल है, क्रोबार, क्रोबार इज नथिंग बट अ बेंट बार, करेक्ट। आप अगर क्रोबार ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये फलक्रम है, छोटा सा फलक्रम मैं दिखाती हूँ, और यहाँ पे एक बड़ा सा लोड है ना, तो यहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट आप यहाँ पे डालते हो। ठीक है, अगर आप एफर्ट यहाँ पे डालोगे, लोड इधर है, तो ये फलक्रम है, इस वाले पॉइंट पे फलक्रम है। ठीक है, क्योंकि वो बेंट बार है ना, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये जो है ना पूरा का पूरा, इसे कहा जाएगा एफर्ट आर्म, इसे कहा जाएगा एफर्ट आर्म कहा जाएगा। और लोड आर्म देखिए यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस है, तो छोटा सा डिस्टेंस है ना, तो ये हमें क्रोबार से भी समझ में आ रहा है कि एफर्ट आर्म इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द लोड आर्म, दैट इज हाउ वी से दैट mechanical advantage is greater than 1, the machine or lever is acting as the force multiplier. Best example you do remember as crowbar. Okay, I believe कि आप थोड़ा सा डायग्राम्स ड्रॉ करोगे और आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, ये लिखना है आपको, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, देन इट इज वर्किंग एज फोर्स मल्टीप्लायर, इट हैज टू वर्क एज फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर मींस व्हाट, इनपुट में आप कम फोर्स दे रहे हो, आउटपुट में आपको ज्यादा फोर्स मिल रहा है, एज इन मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, ओके, सो फॉर प्लायर्स, फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ प्लायर्स, what you are able to see in pliers, this is the fulcrum where it is fixed at one point, correct। आप उसको ऐसे ओपन और क्लोज कर सकते हो ना, तो ये फलक्रम है, ये रेड वाला जो डॉट मैंने दिखाया, जहां पे आप पकड़ते हो वो एफर्ट है ना, और जहां पे ये आपने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है वो ये लोड है, वो क्या है, लोड है। ठीक है, तो फलक्रम बीच में है, ये मुझे दिखाना है। देन हियर दे हैव गिवन स्पेड टर्निंग सॉइल। ठीक है, सो इस इंस्ट्रूमेंट में भी क्या दिखाई दे रहा है, जो सॉइल होगा ना, हार्ड सॉइल, वो क्या है, वो लोड होने वाला है। ठीक है, और ये जो है ये लोड होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे लोड है, और जहां पे आप पकड़ रहे हो उसको वो एफर्ट है। ठीक है, ये मेटल शीट शियर्स है, शियर्स मतलब सीजर्स के जैसे ही है, थोड़ा सा हेवी जो ऑब्जेक्ट होगा या लोड होगा उसको हमें काटने के लिए, मेटल लिखा है ना, तो उसको काटने के लिए जो यूज होता है ना, उसको पेयर ऑफ शियर्स बोला गया, शियर्स। ठीक है, तो कैची है, सिंपल वर्ड्स में दिखाया जा रहा है, तो बीच में जो है वो फलक्रम है, हाँ, फिक्स्ड जो है वो फलक्रम है। फिर ये मेटल शीट जो रखा है वो लोड हो गया, तो यहाँ पे लोड है जहाँ पे मेटल शीट रखा है, और जहाँ पे हाथ में पकड़ते हैं वो हो गया एफर्ट। ठीक है, वो हो गया एफर्ट। सीसॉ है, एक बच्चा आके बैठ गया है वहां पे, तो लोड हो गया, और दूसरा बच्चा आके फिर बाद में बैठ रहा
है ना। तो अगर बच्चा बहुत पतला है जो बाद में आके बैठा है तो वो लोड ज्यादा हो गया और एफर्ट कम हो गया उस समय पे, है ना। तो अभी क्या है देखिए, लोड कम है और एफर्ट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये जो एफर्ट साइड है वो नीचे जा रहा है ना, मतलब ये पोजीशन जो है वो आप बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसे स्ट्रेट में नहीं आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है स्पून यूज टू ओपन द लिड, स्पून, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, फुलक्रम बीच में है, लोड और एफर्ट दो अलग अलग साइड पे है। क्रोबार जो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है, डायग्राम पूछा जाता है इसका, ये डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पेयर ऑफ शियर्स का या क्रोबार का ये जो डायग्राम है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फुलक्रम बीच में है, लोड एंड एफर्ट जो है वो दो अलग अलग साइड पे है ना, एक्सट्रीम साइड्स पे है। सीजर में भी सेम ही दिखाई दे रहा है, फुलक्रम बीच में है, एफर्ट एंड लोड दो एक्सट्रीम साइड्स पे है। सारे एग्जाम्पल जितने अभी तक देखे हैं और आगे भी आप जब देखोगे ना तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है, इन सारे एग्जाम्पल्स में ना फुलक्रम, पूरा ही लिख देते हैं चलिए, फुलक्रम इज इन सेंटर, इज इन द सेंटर, है ना। फुलक्रम इज इन द सेंटर, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो जब भी क्लास 1 लेवल की बात होगी, at that time you need to remember the fulcrum has to be in center and load and effort has to be in the extreme sides, okay, so that's the very important point, fulcrum is in the center, okay। सब में क्या है, fulcrum सेंटर में है, तो कहा जाएगा क्लास 1 लेवल, ठीक है। क्लास 1 लेवल कैन बी आइडेंटिफाइड एज mechanical advantage greater than 1, mechanical advantage less than 1, mechanical advantage equal to 1, so not necessarily कि वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा या स्पीड मल्टीप्लायर, वो तीनों में से कुछ भी होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है फॉर क्लास 1 लेवल, फॉर क्लास 1 लेवल mechanical advantage can be equal to 1, mechanical advantage can be greater to 1, and mechanical advantage can be less than 1, okay। So not necessarily it is always been defined as what, that is the speed multiplier or force multiplier, it can be anything, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, जो shears है या सीजर्स है वो स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं यूजुअली, क्रोबार जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है ना। तो यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। क्लास 1 लेवर्स कैन बी फोर्स मल्टीप्लायर ऑल्सो, they can be used as speed multipliers also, or they can be used to just change the direction, that's all, fine, you need to remember that, क्योंकि उसके जो वैल्यूज है ये ऐसे रहेंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, दैट इज fulcrum is in the center, fulcrum is in the center, ये आपको याद रखना है, ये दो चीजें याद रखनी है, तो क्लास 1 लेवल याद हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल सी नाउ क्लास 2 लेवल्स। क्लास 2 लेवल के लिए सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है व्हील बैरो का। व्हील बैरो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जब वो ईट ब्रिक्स या कुछ सॉइल वगैरह जब लेके जाते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो जो होता है ना ये व्हील बैरो होता है। दूसरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नट क्रैकर का क्लास 2 लेवल के लिए। नट क्रैकर मतलब जो कुछ भी यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग जो नट होता है वो उसको कट करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो है नट क्रैकर, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे अगर देखोगे ना बहुत अच्छे से, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, नट आप यहाँ पे रख रहे हो, है ना, तो लोड जो है वो नट है, करेक्ट। हाथ से तो कट नहीं करेंगे उसको, तो वो सिंपल मशीन लगेगा, है ना। तो ये बीच में रखा है हम लोगों ने लोड। यहाँ पे भी जो ब्रिक्स है या सॉइल है जो भी रखा है, यहाँ पे सीमेंट है, वो सब यहाँ पे रखा है, वो लोड है, तो बीच में है ना, दिखाई दे रहा है हमें, लोड जो है वो बीच में है। फुलक्रम जो है वो एक एंड पे है, फुलक्रम यहाँ पे देखिए एक एंड पे है, और जो एफर्ट लगा रहे हैं ना वो एक दूसरे एंड पे लगा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, दैट इज लोड is in the middle and fulcrum and effort are on the two ends, fulcrum and effort are on the two ends, are on the two extreme ends,
है ना। दो एंड्स पे हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग जो फलक्रम है वो एक्सट्रीम एंड पे लगा रहे हैं, एफर्ट है जो एक्सट्रीम एंड पे लगा रहे हैं, लोड जो है वो सेंटर में या फिर कहीं पे मिडल में लगा रहे हैं, समवेयर इन बिटवीन। ऐसा एकदम एग्जैक्टली मिडल नहीं बोल रहे हम लोग, समवेयर इन बिटवीन लगा रहे हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है हमें। तो बॉटल ओपनर के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, बार टू लिफ्ट द लोड के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि क्लास 2 लेवर में जो होता है वो लोड जो है वो बीच में रहेगा, ठीक है। क्लास 2 लेवर के लिए लोड इज इन बिटवीन, ओके। क्लास 1 लेवर के लिए फलक्रम इज इन बिटवीन। क्लास 2 लेवर के लिए, ये सेकेंड क्लास है, तो क्लास 2 लेवर के लिए दैट इज लोड इन बिटवीन, करेक्ट, लोड इज इन बिटवीन, ठीक है। तो लोड इज इन बिटवीन, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है ये, ओके। और आपको क्या दिखाई दे रहा है सब में ना, एक कॉमन चीज और एक दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज लुक एट द एफर्ट आर्म। ये एफर्ट आर्म देखिए, है ना, बड़ा है एफर्ट आर्म, यहां से यहां तक जो है वो एफर्ट आर्म है। एफर्ट आर्म ना बहुत बड़ा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एफर्ट आर्म बड़ा है। देखिए फलक्रम से एफर्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे कहेंगे एफर्ट आर्म, उसे कहा जाएगा एफर्ट आर्म। तो आपको और एक चीज क्या समझ में आ रही है इसमें, आपको ये समझ में आ रहा है दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। कैसे, बिकॉज एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। लोड आर्म तो छोटा है, देखिए ये यहां से फलक्रम तक का डिस्टेंस है, वो लोड आर्म है ना। फलक्रम और लोड का डिस्टेंस है वो लोड आर्म है। ये फलक्रम और ये लोड है, उसका डिस्टेंस जो है वो लोड आर्म है, ठीक है। तो लोड आर्म इज स्मॉल, एफर्ट आर्म इज कंपैरेटिवली लार्जर। और ये कंडीशन कब होता है, जब मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब ही this lever of class 2 acts as force multiplier, ठीक है। तो क्लास 2 लेवर हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर ही काम करेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए ना, एक नट क्रैकर है, एक नट को क्रैक करने के लिए हाथ से तो नहीं होने वाला, आप कितना भी एफर्ट डालिए इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक, करेक्ट। तो ये जो सिंपल मशीन नट क्रैकर है वो थोड़ा सा हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इनपुट साइड में, मतलब एफर्ट बहुत कम लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें ज्यादा मिल रहा है। व्हील बैरो भी सेम ही काम कर रहा है ना, बॉटल ओपनर भी सेम ही काम कर रहा है। सो ऑल दिस आर वर्किंग एज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लायर। डू रिमेंबर दैट class 2 levers are working as force multiplier, therefore their mechanical advantage is greater than 1. Next point, see class 3 lever, kinds of lever में अभी ये last है, class 3 lever। class 1 lever वापस से fulcrum is in between, class 1 lever मैं indicate कर रही हूँ, ये class 1 lever है। class 2 lever मैंने 2 fingers निकाले, class 2 lever load is in between। class 3 lever एक ही बचा है, effort जो in between होने वाला है, करेक्ट। सो क्लास 3 लेवर, लुक एट दिस इज फलक्रम और ये एफर्ट है यहाँ पे और ये लोड है। मतलब तीनों के इसमें अगर देखा जाएगा तो लोड इज इन बिटवीन, सॉरी एफर्ट इज इन बिटवीन। इस वाले एग्जांपल में ये शुगर टोंग्स है। शुगर टोंग्स मतलब शुगर को पकड़ने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो शुगर टोंग्स, फायर टोंग्स होते हैं, शुगर टोंग्स, फायर टोंग्स, है ना। ये वो है टोंग्स, मतलब पकड़ने के लिए जो होता है ना, शुगर क्यूब को पकड़ने के लिए, आइस क्यूब को पकड़ने के लिए, ये वो है, ठीक है। तो शुगर का जो एक क्यूब है ना, वो है लोड, ये फलक्रम है, क्योंकि यहाँ पे ही उसको वो फिक्स्ड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप हाथ लगा रहे हो, मतलब ये एफर्ट डाल रहे हो, ये क्या है, ये एफर्ट है, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, ये एफर्ट है, ये यहाँ पे एफर्ट है और ये लोड है, ये देखना नहीं है आपको, ये लोड है, ठीक है। ये नाइफ का एक एग्जांपल ले लिया है। नाइफ के एग्जांपल में आपको क्या समझ में आ रहा है, आप लोड यहाँ पे है आपका, आप कुछ भी कट कर रहे हो, है ना, तो लोड यहाँ पे है। एफर्ट कहाँ पे आप डाल रहे हो, ये जो आपका हाथ जो रखा है ना, वो आपका एफर्ट है। और ये जो फलक्रम है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो फलक्रम है, ठीक है। तो एफर्ट इज इन बिटवीन। देन स्पेड लिफ्टिंग अ लोड, ठीक है। स्पेड लिफ्टिंग अ लोड मतलब क्या, आप जो सॉइल निकालने के लिए जो स्पेड होगा वो यूज करोगे, या फिर कभी कभी आप जो पहले के जो कोल वाले ट्रेन्स होते थे, है ना, थर्मल इंजन वाले जो ट्रेन्स होते थे, तो उसमें वो जो कोल को ये करते थे, उठाते थे और डालते थे इसमें, है ना, वो इसके लिए जो यूज होता है वो स्पेड है। तो स्पेड में भी आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर कोल रख दिया तो ये लोड है,
यहाँ पे हाथ से पकड़ा है ना, तो ये हाथ, ये वाला जो हाथ है वो एफर्ट के जैसा यूज किया गया है, और जो दूसरा हाथ है वो फलक्रम के जैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लोड, एफर्ट, फलक्रम, बीच में ही यहाँ पे एफर्ट आ रहा है। तो हमें क्या समझ में आ गया, क्लास 3 लेवल के लिए एफर्ट इज इन मिडल, एफर्ट इज इन मिडल, मिडल मतलब ऑलमोस्ट मिडल में, कहीं पे भी, समवेयर, समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, बोल रहे कि एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वाला मिडल नहीं, ठीक है। एंड फलक्रम एंड लोड आर एट टू एंड्स, आर एट टू एंड्स, ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, जो एफर्ट आर्म वो छोटा है, ये देखिए ये एफर्ट आर्म, और लोड आर्म जो है वो बहुत बड़ा है ना, ये लोड आर्म है, ये लोड आर्म है। तो लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है। यहाँ पे भी देखिए ये वाला जो है वो फलक्रम से लेकर लोड तक कहेंगे लोड आर्म, इसे कहेंगे लोड आर्म, है ना। तो एफर्ट आर्म यहाँ से यहाँ तक ही है ना, ये एफर्ट आर्म है। तो एफर्ट आर्म छोटा दिखाई दे रहा है ना, एफर्ट आर्म इज लेस एज कंपेयर टू लोड आर्म, ठीक है। मतलब ही क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, मतलब ही क्या बोलोगे, दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर है ये मशीन, या फिर जो लीवर है वो स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा एक्ट हो रहा है। फाइन विद दिस, आई होप नाउ यू आर ओके विद दिस पार्ट। तो क्लास 1 लेवर, क्लास 2 लेवर, क्लास 3 लेवर, तीनों लेवर्स हम लोग ने पढ़ लिए हैं। क्लास 1 लेवर में हम लोग फलक्रम बीच में रखेंगे तो कहेंगे क्लास 1 लेवर, जब भी लोड बीच में होगा तो कहा जाएगा क्लास 2 लेवल, और एफर्ट जब बीच में होगा तब कहा जाएगा क्लास 3 लेवल, ठीक है। FLE, ठीक है, ये वाला क्या था, एफर्ट था, एफर्ट हम लोग बीच में डाल रहे हैं तो कहेंगे हम लोग इसको क्लास 3 लेवल। सो FLE कैसे याद रखोगे, FLE, है ना, FLE, ये कर रही हूं मतलब ये क्लास 1 लेवल, ये कर रही हूं मतलब क्लास 2 लेवल, 2 फिंगर से क्लास 2 लेवल, और ये क्लास 3 लेवल, 3 फिंगर्स आ गए मतलब क्लास 3 लेवल, है ना। तो FLE, ठीक है। या फिर और एक तरीका है जो आप याद रख सकते हो, कोई ना एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो सीसॉ याद रख लेते हैं हम लोग क्लास 1 लेवल के लिए। फिर सेकेंड एग्जाम्पल जो था उसमें हम लोग क्या याद रख सकते हैं, व्हील बैरो, व्हील बैरो जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि व्हील बैरो में भी क्या कर रहे हैं, लोड जो है वो बीच में डाल रहे थे, स्टोन्स होते हैं ना व्हील बैरो में, तो वो स्टोन्स बीच में डाल रहे थे तो वो लोड पकड़ रहा है, तो व्हील बैरो है, ठीक है। और आप ना ये ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, कोई तो एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखना है ताकि ना वो समझ में आए, और फिर डायग्राम्स आपको रिकलेक्ट होना चाहिए, अच्छा व्हील बैरो क्या होता है वो भी डायग्राम याद आना चाहिए। और थर्ड एग्जाम्पल के लिए आपको ये याद रखना है, शुगर टोंग्स, शुगर टोंग्स बोलो, फायर टोंग्स बोल दो, है ना। और आपको प्रैक्टिस भी करना है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो क्लास 3 लेवर्स एक्ट एज स्पीड मल्टीप्लायर, ये याद रखो आप लोग, ठीक है। तो सारे लेवर्स हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, ये क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने, अ लेवर इज शोन बिलो, तो ये लेवर है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेवर। अभी देखा था हम लोगों ने, जब भी आइडेंटिफाई करना है ना तो बीच में क्या है वो देखना है हम लोग, एफर्ट बीच में है ना, एफर्ट बीच में है तो हम लोग ने पढ़ा है FLE, मतलब ये तीनों हाथ FLE। तो अगर 2 नंबर पे होगा तो क्लास 2 लेवल, 3 नंबर पे आ रहा है, तीनों हाथ आ रहे हैं तो ये तीनों फिंगर्स आ रहे हैं तो बोलना है क्लास 3 लेवल, है ना। सो लिखो यहाँ पे एफर्ट इज इन द मिडल, therefore it is क्लास 3 लेवल, ठीक है। अच्छे से अगर बनाना है तो और अच्छे से बनाओ, ये क्लास 3, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 3 लिखो, क्लास 3 लेवल, ठीक है। बी, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, ओके, यहाँ पे ना ये वैल्यूज दिए हैं आपको, देखिए फलक्रम से जो एफर्ट का डिस्टेंस है ना उसे कहा जाएगा एफर्ट आर्म, इसे कहा जाएगा एफर्ट आर्म, ठीक है। और जो लोड एंड फलक्रम का जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा लोड आर्म, ठीक है, उसे कहा जाएगा लोड आर्म। फाइन विद दिस,
अभी देखिए उन्होंने क्या दिया है हमें, ये जो है ना एफर्ट आर्म दिया है गिवन, एफर्ट आर्म को EA लिख लेते हैं 0.1 मीटर, ठीक है। और दूसरा जो डिस्टेंस दिया है ना वो पूरा दिया नहीं है, हमें चाहिए क्या, हमें फलक्रम से लेकर लोड तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो लोड आर्म के लिए ना आपको ये ऐड करना है, क्योंकि ना ये डिस्टेंस यहाँ तक ही दिया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ही दिया है, एफर्ट से लेकर लोड तक का दिया है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 0.1 प्लस 0.4 मीटर विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये क्या बन गया, लोड आर्म बन गया, ठीक है। पूछ रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म 0.1, लोड आर्म 0.5, so this is 1 upon 5, 0.2, ये मैकेनिकल एडवांटेज है। लेस देन 1 आ रहा है, तो लेस देन 1 आ रहा है मतलब ये स्पीड मल्टीप्लायर है ना। यहाँ पे भी देखा कि एफर्ट हम लोग का बीच में है, ये देखिए एफर्ट इज इन बिटवीन, है ना, लिखा भी है एफर्ट इज इन बिटवीन, एफर्ट इज इन मिडल। तो जब भी एफर्ट बीच में आ रहा है तो क्या कहोगे, क्लास 3 लेवर है, ठीक है, ये क्लास 3 लेवर है। फाइन, बहुत आसान एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, 3 लेवर्स XYZ ऑफ इक्वल लेंथ आर शोन इन डायग्राम। ये इक्वल लेंथ के 3 लेवर्स हम लोग को देख के रखे हैं, विच क्लास लेवर्स बिलोंग टू, तो ये कौन से क्लास में है, ये देखिए ये फलक्रम बीच में है, यहाँ पे भी फलक्रम बीच में है, यहाँ पे भी फलक्रम बीच में है ना, और ये जो है लोड एफर्ट यहाँ पे दिए है एक्सट्रीम एंड्स पे, है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, एज सीन फ्रॉम डायग्राम fulcrum is in between, fulcrum is in between the load and effort, in between the load and effort, therefore it is class 1 lever, ठीक है, इसे क्लास 1 लेवर कहा जाएगा। Okay, what is the next question given among this x, y or z? Which one will give the maximum mechanical advantage? Justify your answer. तो इसमें से आपको कौन सा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होने वाला है, मैक्सिमम बोलाया गया है ना, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर। आपको पता है ग्रेटर देन 1 ही फोर्स मल्टीप्लायर होता है, और जिसका एफर्ट आर्म ज्यादा होता है ना वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम देगा, है ना। इस वाली केस में ना फलक्रम सब में मतलब बीच में ही है, हाँ बस ये दिखाई दे रहा है हमें कि ये साइड तो लोड है, ये वाला तो लोड है, ये इस तरफ का जो है वो लोड है, और ये है एफर्ट, है ना। तो एफर्ट आर्म कहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एफर्ट आर्म ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो एक्स पहला वाला जो सिचुएशन है वो एक्स सिचुएशन है, तो मैं क्या लिखूंगी, उन्होंने पूछा है एक्स वाई या जेड में से कौन मैक्सिमम देगा, तो लिखेंगे लेवर एक्स गिव्स मैक्सिमम mechanical advantage because effort arm is larger, effort arm is larger या longer as compared to लोड आर्म, बस यही लिख देंगे, वही पूछा गया है, ठीक है। PYQ 2025 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये इंप्रूवमेंट 2025 का क्वेश्चन है। The graph shows load against effort for lever with load and effort on the same side of the fulcrum. Which attribute of the load versus effort must be calculated to determine the mechanical advantage? अच्छा देखिए ये ग्राफ बनाया गया है, और ये क्या है, लिखा है उन्होंने लोड एंड एफर्ट और ऑन द सेम साइड ऑफ द फलक्रम, ठीक है, मतलब फलक्रम बीच में नहीं है, ये साफ साफ लिखा गया है कि दोनों लोड एंड एफर्ट एक ही तरफ है, ये साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि लोड बीच में है या फिर एफर्ट बीच में है, लेकिन क्लास 1 लेवर जहां पे फलक्रम बीच में है ऐसा सिचुएशन होने वाला नहीं है, करेक्ट। तो हमें अभी समझना है यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, which attribute of load versus effort graph must be calculated to determine the mechanical advantage। देखिए इस तरफ लोड दिया है और इस तरफ आपको सॉरी ये लोड दिया है और इस तरफ
एफर्ट दिया है, मतलब एक्स एक्सिस में, तो ये एक्स एक्सिस में एफर्ट है और ये वाई एक्सिस के लिए लोड है ना। मुझे पता है मैकेनिकल एडवांटेज अगर मुझे निकालना है ना, तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये लोड है, वाई की तरफ लोड है, तो मैं अगर एक वैल्यू ले रही हूँ, मैं 20 ले रही हूँ यहां से, और मैं एरोज ड्रॉ करके इस ग्राफ पे जो आपका लीनियर ग्राफ है उस पे आऊंगी, और मैं नीचे अगर जाऊंगी ना, तो वो क्या मिल रहा है मुझे, एक्स का वैल्यू, जो एफर्ट का वैल्यू है वो 10 मिल रहा है। तो लिखेंगे 20 kgf अपॉन एफर्ट इन kgf है जो 10 है, 10 kgf, तो मिला क्या, kgf kgf 0 0 कट हो गए, 2 मिल गया, है ना। कोई दूसरा भी वैल्यू अगर लोगे तो भी वैसे ही आएगा। चलिए लास्ट वाला वैल्यू ले लेते हैं, ये 50 है लोड से, फिर नीचे से आएंगे, मिल जाएगा 25 एफर्ट, या उल्टा भी लेंगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आएगा देखिए, लोड है 50, एफर्ट है 25, तो 2 ही आ रहा है ना। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, y अपॉन x किया। y अपॉन एक्स मतलब क्या होता है, y अपॉन एक्स मतलब स्लोप होता है। कोई भी लीनियर ग्राफ के लिए आपको अगर स्लोप निकालना है ना तो y अपॉन एक्स करते हैं, है ना। स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स है। यहाँ पे y क्या है, लोड है, लोड अपॉन एफर्ट। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, मैकेनिकल एडवांटेज। तो कौन सा एट्रीब्यूट है, विच एट्रीब्यूट बोला गया है, तो स्लोप इज दैट एट्रीब्यूट, स्लोप is that attribute which determines the mechanical advantage of linear graph, ठीक है। और बी पूछा क्या गया है, which class does this lever belong to, how did you arrive at this conclusion। तो कौन सा है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे निकाला है ना, तो ये कौन सा है, ये बी अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, so that is class 2 lever, class 2 lever, because mechanical advantage is greater than 1। जब भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है वो है क्लास 2 लेवर, है ना। जैसे एग्जांपल दिया था व्हील बैरो का या नट क्रैकर का, ये सारे क्या थे, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 वाले थे, सही है ना। तो वो है फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now our next point is pulley. Pulley is nothing but a simple machine. And why are we using this pulley? That is, there are two main uses of using a pulley. एक तो क्या है, एक यूज है कि जहां पे चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, एंड सेकेंड यूज होने वाला है उसका एफर्ट, लाइक एफर्ट जो है ना वो कम लगेगा, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर के जैसे इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये दो टाइप उसके मेन यूजेस है, उसको देखेंगे, लेकिन सब पहले समझेंगे हम लोग पुली होता क्या है। करेक्ट, ये एग्जाम्पल हम लोग ने पुली का चेंज इन डायरेक्शन में ऑलरेडी देख लिया था, लेकिन अभी समझना है पुली कैसे बना रहे। तो ये जो है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है व्हील, ठीक है, ये व्हील है, और ये ग्रूव्ड रिम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ना ऐसे चैनल होना चाहिए कि जिससे आपने रोप यहाँ पे फंसा दिया है ना, वो फिक्स होना चाहिए ना, फिक्स इन द सेंस मतलब वो वहां पे ऐसा वो चैनलाइज होना चाहिए। करेक्ट, वो ग्रूव्ड रिम है यहाँ पे अंदर, कि जहाँ पे आपने जो रोप है, रोप बोल दीजिए या स्ट्रिंग बोल दीजिए, ये यहाँ पे आपने डाल दिया है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, तो वो आपने डाला है, और ये जो पूरा सिस्टम बना के रखा है ना, इसे बोल दिया आपने पुली, इस सिस्टम को बोल दिया आपने पुली। यहाँ पे इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे सेम है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसको कहा जाएगा फ्रेम, और यहाँ पे उसको पिवोट करके रखा है, और ये व्हील है। तो फ्रेम आप आधा ऐसे भी दिखाओगे ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक का जो है फ्रेम, वो वैसे भी दिखाओगे तो भी चल जाएगा, आपको आसान तरीके से समझ में आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने फ्रेम ये पूरा दिखा दिया। वो कहना चाहते हैं कि ये पूरा जो फ्रेम है यहाँ पे अभी फिक्स्ड है, और ये व्हील जो है ना, ये अंदर का व्हील जो है वो घूमेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। और आपने यहाँ से वो जो रोप है वो डाला है यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोड लगा रहे हो, ये देखिए ये जो है वो हुक से लोड लगा दिया, ठीक है। अगर आपने इसको इस तरफ से देखा
इस तरफ से देखा तो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ग्रूव ड्रिम। जो मैं बोल रही थी ना कि ये जो रस्सी है वो उसमें फंसना चाहिए ना, करेक्ट, तो उसके लिए बोल दिया ग्रूव ड्रिम। ठीक है, डिस्क या विल बोल दीजिए, ये जो है ना ये इसको बोल दिया है डिस्क या विल। ठीक है, ये वाला जो नेल है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे ये सामने की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। ठीक है, क्योंकि अभी आप यहाँ से देख रहे हो ना, तो ये ऐसे दो नेल्स फिक्स करके रखे और ये फ्रेम है, ये वाला जो है ये फ्रेम है, ये पूरा जो पोर्शन है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये पुली जो है वो समझना है। अभी इसके जो दो मेन टाइप है वो बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, एक है सिंगल फिक्स्ड पुली और दूसरा है सिंगल मूवेबल पुली। अच्छा याद रखिए, सिंगल मैं बोल रही हूँ, सिंगल मतलब क्या, एक ही पुली यूज हो रहा है ना, इसीलिए बोल दिया सिंगल। ठीक है, उसके आगे क्या बोला, सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली जब बोला मैंने तो वो उसका जो फ्रेम था वो फिक्स्ड था, इसीलिए उसका नाम हो गया सिंगल फिक्स्ड पुली। और इसका जो यूज होने वाला है वो चेंज ऑफ डायरेक्शन। जो ये एग्जांपल है, ये वाला जो एग्जांपल है ये सिंगल फिक्स्ड पुली का एग्जांपल है, क्योंकि ना इसने क्या किया, ऐसे करके उसने वो ये लोड है वो उठाया है ना, तो वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो अप्लाई कर रहा है एफर्ट, है ना। तो पहले अगर ये नहीं होता ना, ये पुली नहीं होता तो ऐसे वो ऊपर की तरफ करता, अपवर्ड डायरेक्शन में करता, लेकिन इट इज नॉट कन्वीनियंट। तो अभी इसने क्या किया, नीचे की तरफ से उठाकर अभी ऊपर की तरफ एफर्ट लगा रहा है ऐसे। ओके, सो सी सिंगल फिक्स्ड पुली, a pulley which has its axis of rotation stationary in position is called a fixed pulley. So basically ये फ्रेम जो होगा वो फ्रेम ही फिक्स्ड है, इसीलिए आप कहोगे ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। A single fixed pulley is used to change the direction of effort in more convenient direction. क्यों यूज कर रहे हो आप सिंगल फिक्स्ड पुली जो है वो क्यों यूज कर रहे हो, टू चेंज द डायरेक्शन इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, राइट। सो फॉर दैट रीजन यू आर मेकिंग यूज ऑफ दिस single fixed pulley. So you have to pull it in this way, correct? Previously you were pulling in upward direction, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे थे, लेकिन पुली के वजह से अभी नीचे की तरफ खींचोगे, है ना, एफर्ट ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहे हो, नीचे की तरफ खींच रहे हो, right? So you are changing the direction with the help of this single fixed pulley, okay, where the mechanical advantage is one. Here you are not having this force multiplier or speed multiplier, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको change of direction दे रहा है, that's all. That's why the mechanical advantage is also one, velocity ratio is also one. Okay, we'll move forward, which is single movable pulley. The second type is single movable pulley. So whenever single movable pulley is there, at that time, see, whose axis of rotation is movable. The name itself tells you movable, something is moving, right? So the pulley itself is moving. पुली जो है वो खुद ही मूव कर रहा है, मतलब लोड तो मूव कर ही रहा है लेकिन उसके साथ पुली भी मूव कर रहा है. So that's why you call it as single movable pulley. Single is only one pulley you are using. That's why it is single both the ways, correct? The only thing is the frame or the axis of rotation, when they are talking about the axis of rotation, वो फिक्स्ड होगा या मूवेबल होगा, उतना ही है. ठीक है, यू प्लीज नोटिस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे क्या कर देते हैं, सिंगल वर्ड करके फिर वो मैकेनिकल एडवांटेज में गड़बड़ कर देंगे. ठीक है, आपको ये याद रखना है, सिंगल मतलब एक पुली यूज कर रहे हैं इसीलिए सिंगल आ रहा है. ठीक है, मूवेबल मतलब अगर वो पुली खुद ही मूव हो रहा है ना तो मूवेबल, मतलब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या पूरा जो फ्रेम है ना, वो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, वो मूव कर रहा है लोड के साथ में, इसीलिए मूवेबल. अ पुली whose axis of rotation is movable is called as movable pulley. Single movable pulley acts as force multiplier. See, this is very advantageous because this is acting as the force multiplier. Okay, force multiplier मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, करेक्ट. सो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, कितना है, आइडियल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2. व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी रेशियो विल आल्सो बिकम इक्वल टू 2. फाइन, जितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतना ही वेलोसिटी रेशियो भी होता है, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन में हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज इज 2. जब भी हम लोग आइडियल पुली की बात करेंगे या आइडियल मशीन की बात करेंगे तभी ये होगा. जब भी ऑर्डिनरी या फिर एक्चुअल मशीन होगा, एट दैट टाइम द मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट 2, रादर इट विल बी लेस. ठीक है, सो कमिंग टू अ पॉइंट ऑफ आइडियल मशीन एंड द एक्चुअल मशीन, जब भी एक्चुअल मशीन होगा तो जो भी आंसर आ रहा है
उससे थोड़ा सा कम वैल्यू हमें मिलता है, या फिर हमें एक्सपीरियंस करने को वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर 3 आ रहा है तो एक्चुअल मशीन में वो 2.8 होगा, 2.7 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इफिशियंसी ऑफ दैट मशीन। क्यों ऐसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस है, जैसे फ्रिक्शन है ना, जैसे आप यहाँ पे भी देखिए रोप है ना, वो ग्रूव ड्रिम था तो रोप था, यहाँ पे जब भी वो जो रोप होगा ना, ये मूव हो रहा है, रोप के साथ में मूव हो रहा है, इस वाली डायग्राम में ये रोप है, ये मूव हो रहा है। एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, लाइक यू ऑल नो, ये पूरा रोप जो है ना वो उसमें फ्रिक्शन होगा, है ना, या फिर यहाँ पे भी ये मूव हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें आइडियल सिचुएशन में ये दिया है 2, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन होगा उसमें थोड़ा सा कम होगा। हाँ, लेकिन वेलोसिटी रेशियो जो होते हैं ना, वो वेलोसिटी रेशियो हमेशा सेम ही होता है। जो यहाँ पे अभी 2 है वो वेलोसिटी रेशियो 2 ही मिलेगा हमें, ठीक है। ये मशीन के लिए हम पूरा देख रहे हैं, ठीक है, आइदर इट इज पुली, आइदर इट इज लेवर, तो उसमें ये सेम प्रिंसिपल यूज हो रहा है, क्या कि वेलोसिटी रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आप। फाइन, इसमें देखिए अभी तो ये सिंगल मूवेबल पुली है, तो जब भी मैं मूवेबल पुली के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो ये जो फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा, ये देखिए ये फिक्स्ड नहीं है, रिजिड सपोर्ट को फिक्स नहीं है, और इसके वजह से ना ये जितना ऊपर जाएगा ना तो ये पुली के साथ में लोड दोनों ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एफर्ट जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये दोनों भी ऊपर जाएंगे, तो ये पूरा व्हील जो है, ये पुली सिस्टम जो है वो और लोड दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। और भी एक चीज याद रखना है कि देखिए मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 2, तो एक तो क्या होता है, लोड इज ग्रेटर एंड एफर्ट इज लेस, या फिर एफर्ट आर्म इज ग्रेटर एंड लोड आर्म इज लेस, है ना, वो वाला सिचुएशन। मतलब ही मैं कहना चाहती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट इन द एफर्ट साइड इज ग्रेटर एंड डिस्प्लेसमेंट इन द लोड साइड इज लेस। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट in effort side is greater as compared to displacement in load side, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ये मूव 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो लोड बस एक टाइम ही मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, आप ये ऐसा सोचिए। फाइन, वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग मूवेबल पुली। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपको ना, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है। आप तो बोल रहे थे, आप बोलोगे, आप तो बोल रहे थे कि ये नीचे की तरफ ऐसे हम लोग करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है। तो हाँ, मैं कहाँ पे बोल रही हूँ, ये कन्वीनियंट डायरेक्शन है ही नहीं। तो ये सिंगल मूवेबल पुली ना एक्चुअल में थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से, डायरेक्शन की कन्वीनियंस के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या कर दिया उन्होंने, कंबाइन कर दिया, किसको, सिंगल मूवेबल पुली एंड सिंगल फिक्स पुली को उन्होंने कंबाइन करके दे दिया। तो कैसे कंबाइन करके दे दिया, देखिए यहाँ पे ये जो है, ये है हम लोग का सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है, और ये जो है ये है हम लोग का सिंगल फिक्स्ड पुली। तो जब भी हम लोग यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं तो एफर्ट के जस्ट पहले फिक्स्ड पुली लगाना चाहिए, ताकि जो आपका यहाँ पे ये जो रोप आ रहा था, है ना, ये जो स्ट्रिंग आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, तो आपने क्या कर दिया, इसी स्ट्रिंग को या इसी रोप को नीचे ऐसे घुमा के सिंगल फिक्स्ड पुली से आपने दे दिया, तो इसके वजह से चेंज ऑफ डायरेक्शन हो गया। और अभी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कन्वीनियंट डायरेक्शन में है, ये ऐसे नीचे की तरफ हम लोग उसको खींच रहे हैं ना, तो ये कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया है ना। तो जहां पे एफर्ट लग रहा है ना, वहां पे हमें फिक्स्ड पुली लगाना है। और ये सिस्टम हम लोग जस्ट एक के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे पुलिस के लिए भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस करके लिखा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में ना आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 सिंगल मूवेबल पुलिस है, ठीक है, ए सिंगल मूवेबल पुली है, सिंगल मूवेबल पुली, यहाँ पे बी सिंगल मूवेबल पुली है, सिंगल मूवेबल पुली, ये सी भी सिंगल मूवेबल है, ये सिंगल मूवेबल ही है, ये सी जो है, ठीक है। जो डी है ना, ये क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुली है, सिंगल फिक्स्ड पुली है, ठीक है। ये लास्ट में यही हम लोग देख रहे हैं
कि जो लास्ट पुली है उसमें हमें चेंज ऑफ डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए ये सिंगल फिक्स्ड पुली है, ताकि जो एफर्ट है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने पुलीज लगा दिए हैं, 3 पुलीज लगा रहे। कौन से वाले, सिंगल मूवेबल पुली 3 लगा रहे। तो आंसर हमें क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर क्या आएगा, एन मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ सिंगल मूवेबल पुली लगा रहे हो, यहाँ पे 3 है, तो आंसर आ जाएगा 2⁻3 मतलब 8। मैकेनिकल एडवांटेज अभी इस वाले सिचुएशन में कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में कितना आ गया, 8 आंसर है हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज का, ठीक है। तो अभी बताइए यहाँ पे कितना होगा, सिंगल मूवेबल पुली तो एक ही लगा दिया हम लोगों ने, है ना, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 2⁻n ही है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में ही आता है, बस सिंगल मूवेबल पुली एक ही है, तो 2⁻1 आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज है ना, सिंगल मूवेबल पुलीज है, वो काउंट कर देने हैं और 2⁻n ये हम लोग को फॉर्मूला लगाना है और आंसर लिखना है। यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे वो, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज है यहाँ पे, टेंशन देखिए, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, T1 जो लिखा है ना वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, L लोड है, ठीक है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है। ये T1 T2 जो लिखे है, T2 मतलब क्या है, वो सेकंड जो सिंगल मूवेबल पुली है ना उसके लिए लिखा है उन्होंने, ठीक है। आपको ये याद रखना है, नोटिस करना है इसको। यहाँ पे भी देखिए ये T लिखा है, वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ओके। Okay, now let us start with this block and tackle system. So whenever I talk about block and tackle system, तो block मतलब कि जो पुलिस है, यहाँ पे 3 पुलिस दिखाई दे रहे हैं ना, एक पुलिस से काम नहीं होने वाला है ना, जितने ज्यादा पुलिस रहेंगे, लोड अगर ज्यादा है, आपको ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए रहेगा, है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में जाता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस ही है। बस यहाँ पे सिस्टम ऐसे बना के रखा है कि जहाँ पे 2 ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक में 3 पुलिस दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाले ब्लॉक में 2 पुलिस दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ब्लॉक मतलब ये अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक, ये जो नंबर ऑफ पुलिस है ना ऐसे, तो उसको अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक बोल दिया है, ठीक है। और टैकल मतलब जो रोप यूज करोगे ना उसको टैकल बोल दिया है। ये वाला एग्जाम्पल भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का ही है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, अपर ब्लॉक में 2 पुलिस है, नीचे की ब्लॉक में 2 पुलिस है ना। तो आपको क्या समझ में आया इसमें कि अपर ब्लॉक में ना नंबर ऑफ पुलिस ज्यादा होने चाहिए या एटलीस्ट इक्वल होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो अपर ब्लॉक पुलिस शुड बी मोर, अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ पुलिस आर मोर और एटलीस्ट इक्वल, एटलीस्ट इक्वल। जो लोअर ब्लॉक में है उतने या फिर ज्यादा वो होने चाहिए। तो आपको ये बोलना है कि ब्लॉक एंड टैकल, टैकल मतलब रोप है, ठीक है। तो अभी इसको बनाना कैसे है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप मेरे साथ अभी देखिए ये कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सब ओके, लेट अस मेक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। हाउ टू ड्रॉ दिस, लेट्स सी दैट। फर्स्ट इज यू विल हैव टू मेक अ रिजिड सपोर्ट, देन यू ड्रॉ हुक, ओके, एंड देन यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन, फाइन अ लाइन यू ड्रॉ, एक स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, हाँ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जो है वो आप बना दीजिए, हाँ, यहां से एक स्ट्रेट लाइन आप बना दीजिए। और आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है एज इन सेंटर, ये वाला जो है ना, ये मैं पहला ये बना रही हूँ, और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, राउंडर से बना दीजिए, आपके पास जो कंपास बॉक्स होता है तो राउंडर से बनाओगे तो और अच्छा दिखेगा। थोड़ा छोटा सर्कल नीचे की तरफ और उससे भी नीचे थोड़ा और छोटा सर्कल आप बना दीजिए, ठीक है। फिर ये जो लाइन है ये कट कर देना है हमें, मतलब इरेज कर देना है, आप बाद में कर दीजिए क्योंकि मुझे अभी फ्रेमवर्क बनाना है। ये जो फ्रेमवर्क है रेक्टेंगुलर जो दिखाई दे रहा है ना, आपको ये बनाना है। तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए एक फ्रेम, ठीक है। आप अच्छे से बनाइए, स्केल से बनाइए तो आपको अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। तो आपने ये फ्रेमवर्क बना दिया। और एक चीज कर दीजिए, इरेजर से ना ये बीच वाला जो है ना वो भी आप हटा दीजिए, ताकि हमें सेम टू सेम बनाना है ना। तो बीच में से ना आप ये हटा दीजिए, इरेज करके ना आपको मिल जाएगा ये अच्छा डायग्राम, ठीक है।
तो देखिए आपने ये इनिशियल स्टेज आपने कवर किया है, इनिशियल स्टेज जो है अपर ब्लॉक का वो आपने कवर किया है, ठीक है। चलिए अभी आपको लोअर ब्लॉक भी बनाना है, तो लोअर ब्लॉक भी सेम ही बनाएंगे। आप क्या करोगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने पर आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है और सर्कल बना देना है। देखिए जब लोअर ब्लॉक बना रहे हो ना, तो ऊपर वाला सर्कल थोड़ा छोटा और नीचे वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाना है आपको, ठीक है। तो वैसे आपको एनालाइज करके ही बनाना है, ठीक है। तो आपने ये सर्कल भी बना दिया। वापस से जो बीच वाला जो लाइन है वो आपको कट कर देना है, ये लाइन आप कट कर दीजिए और वापस से एक फ्रेमवर्क बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बीच में ये हुक होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ना आपको नीचे ही बनाना है ताकि वो हुक जो है वो भी अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हुक भी है ना, तो आपको ये हुक भी बनाने हैं। तो आपने ये हुक बना दिए, ठीक है। सेम वे से आपको जो अंदर के ये जो सर्कल्स जो थे ना वो इरेज कर दो, ठीक है। ये आपको हो गया, ये मिल गया आपको लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक जो है उसका स्केलेटन एटलीस्ट मिल गया है ना। अभी बचा क्या, आपको ये टैकल या रोप जो है ना वो बनाने हैं। तो रोप बनाने के लिए आप क्या करोगे, रोप बनाने के लिए ना आप सिंपल, हाँ येलो कलर ले लेते हैं तो ब्राइट अच्छे से दिखेगा। आपको एक चीज करना है, हमेशा देखिए एफर्ट ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये कन्वीनियंट डायरेक्शन होता है ना, ये ऐसे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन है। तो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ से ये हुक स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। पहला जो पुली है ना, ऊपर का जो पहला पुली है, ये देखिए ऊपर, ये नीचे से मैं स्टार्ट कहाँ पे कर रही हूँ, लोअर ब्लॉक से कर रही हूँ, और ये ऐसे घुमा के हम लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पे लोअर ब्लॉक में आएंगे, वापस से अपर ब्लॉक में जाएंगे, वापस से लोअर ब्लॉक में आएंगे, और ऊपर से जाके ये लास्ट वाला जो है वो घुमा दिया, और ये आ गया एफर्ट, जो हमें कन्वीनियंट डायरेक्शन है वो मिल गया, ठीक है। तो ये तरीके से आपको ना ये बनाने हैं। आप स्केल का यूज करोगे, आप राउंडर का यूज करोगे, और एक बहुत ही अच्छा नीट क्लीन डायग्राम बनाओगे। ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, आपको बनाने के लिए पूछे जाते हैं। स्टार्ट कहाँ से करोगे, हमेशा नीचे की तरफ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपको और एक चीज करना है, आपको क्या करना है, आपको अभी यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग दिखाने हैं। सो जब भी आप टेंशन इन स्ट्रिंग दिखाओगे, ये वाला हम लोग लिख लेते हैं, ये कलर से लिखेंगे, ये जो है ना ये टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। जहां जहां पे लोड है, क्योंकि नीचे हम लोग को अभी ये लोड दिखाना है, यहाँ पे भी हुक दिखाइए और नीचे लोड दिखा दीजिए। तो जहां पे लोड है ना वहां पे ऊपर की तरफ आपको टेंशन इन स्ट्रिंग दिखाना है, जितने राउंड्स है ना वहां पे आपको टेंशन इन स्ट्रिंग दिखाना है, ठीक है। जितने राउंड्स है, जितने स्ट्रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जितने बार वो घुमा है उतने बार आपको टेंशन इन स्ट्रिंग दिखाना है, ठीक है। तो अभी कितने हो गए, देखिए ये कितने हो गए, 5 स्ट्रिंग्स हो गए, तो 5 टेंशन इन स्ट्रिंग दिखाने हैं। और ये एफर्ट वाला है, एफर्ट के लिए भी ये ऊपर, ये एफर्ट, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हो ना, तो ये वाला जो स्ट्रिंग होता है ना ये एफर्ट का होता है, तो ये जो टेंशन इन स्ट्रिंग होता है ना ये एफर्ट वाला होता है, ठीक है, इस तरफ का होता है वो, ओके। तो आप काउंट कीजिए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टेंशन इन स्ट्रिंग्स है। मेरे भी अभी आ गए 1 2 3 4 5 6 टेंशन इन स्ट्रिंग्स आ गए, ठीक है। और ये लोड है, नीचे जो बना है वो लोड है। तो जो लोड के लिए अकाउंटेबल है वो कितने टेंशन इन स्ट्रिंग्स है, वो 5 है, क्योंकि ये वाला जो अकाउंटेबल होता है वो एफर्ट के लिए अकाउंटेबल है। ये जो टेंशन इन स्ट्रिंग है ये एफर्ट की वजह से आया ना, सिंपल लॉजिक क्या है, आपने उसको खींचा इसीलिए टेंशन इन स्ट्रिंग आ गया ना। इस ये वाला जो टेंशन इन स्ट्रिंग है ना, ये आपने एफर्ट खींचा था ना यहाँ पे, इसीलिए ये टेंशन इन स्ट्रिंग आ गया। समझ में आया आपको? आई होप आपको ये जो डायग्राम मैंने जो बनाया है वो समझ में भी आ गया, और आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट ब्लॉक एंड टैकल आपको बनाना है, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपको बनाना है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या किया उन्होंने, यहाँ से हुक लगाया। आपको ना ऐसे सोचना है कि हुक कैसे लगाना है, तो आप कैसे घुमाओगे ताकि एटलीस्ट ये मुझे आउटपुट साइड में जो है एफर्ट जब लगा रही हूं मैं तो वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में होगा,
ठीक है। ओके, दिस इज ऑल्सो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वेयर अपर ब्लॉक पुलिस आर, अपर ब्लॉक पुलिस कितने हैं, 2 पुलिस, and lower block also 2 police, lower block is also having 2 police, correct, तो equal है. Okay, and whenever I talk about this police block and tackle system, at that time always you just see to it कि effort जो है वो convenient direction में है, नीचे की तरफ है, downward direction is the convenient direction, right? And then the student is not able to understand कि कैसे हम लोग इसको string बना दे ताकि आपको ये आंसर सही मिले. तो ना यूजुअली जब टेक्स्ट बुक में होता है ना तो आपको यहाँ से घुमाना होता है. मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको. तो ट्रिक क्या करना है, आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दीजिए. यहाँ से ना उल्टा आप जाइए, मतलब नीचे की तरफ जाना है ना तो आप ऐसे जाइए, ठीक है, और आप आराम से जाके उसको हुक में अटैच कर दीजिए. मिल गया आपको. मतलब आप ना यहाँ से ऐसे जाओगे, नीचे की तरफ से स्टार्ट करोगे या ऊपर की तरफ से स्टार्ट करोगे, पता नहीं है ना. तो आप क्या करो, आप उल्टा जाओ, आप उल्टा जाओ और फिर जाके वो हुक को अटैच कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे आ गया आपका ये एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, आपको ये याद रखना है. और एक चीज है, जहां पे ना ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता है, उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस. Mechanical advantage also as well as velocity ratio also. Velocity ratio also number of police. तो जितने नंबर ऑफ पुलिस है ना उतना ये मैकेनिकल एडवांटेज होगा. यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पुलिस है, 5 है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 5, वेलोसिटी रेशियो हो गया 5. ठीक है, इस वाली एग्जांपल में भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज 5 पुलिस की वजह से. अभी इस वाली एग्जांपल में कितने हैं, 4 है ना, 4 पुलिस है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 4, वेलोसिटी रेशियो हो गया 4. हाँ, हमें पता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो थोड़ा कम होगा. आइडियल सिचुएशन में ही 4 मिलेगा मुझे, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में मुझे थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह जो है ना, वेट है, फ्रिक्शन है, तो इसके वजह से थोड़ा सा लॉस होने वाला है मुझे, है ना. तो ये 4 सिर्फ आइडियल सिचुएशन में है. लेकिन जब भी मैं अगर बात करूं वेलोसिटी रेशियो की, तो मुझे फुल ये वेलोसिटी रेशियो मिलता है, जो जितना है उतना मिलेगा मुझे. ठीक है, चलिए अभी डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व कर देना. देखिए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस हैज वेलोसिटी रेशियो 4. ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड एफर्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन पुलिस सिस्टम इफ इट इज एन आइडियल पुलिस सिस्टम. देखिए, आइडियल पुलिस सिस्टम के बारे में बात करें. ठीक है, तो पहले तो क्या है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को हमें ड्रॉ करना है. ड्रॉ लेवल डायग्राम बोला गया है, तो ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट. ठीक है, तो मुझे 4 है, तो 4 बनाने हैं. सबसे पहले तो मुझे एक रिजिड सपोर्ट बनाना है, फिर हुक बना देना है, और एक फ्रेम बनाना होता है. ठीक है, जब मैं फ्रेम बना रही हूं तो मुझे बस देखना है कि पहला वाला जो होगा सर्कल वो थोड़ा बड़ा होगा, और दूसरा वाला जो सर्कल होगा वो थोड़ा छोटा होगा, है ना. और नीचे यहाँ पे भी हुक बनाओगे आप, तो यहाँ पे भी हुक बनाओगे, और यहाँ पे भी एक फ्रेमवर्क बनाओगे, सेम जो फ्रेमवर्क है. बस फर्क ये होगा कि पहला वाला जो सर्कल होगा वो थोड़ा छोटा होगा. ठीक है, आप राउंडर से बना दीजिए, आपको अच्छा ये मिलेगा. ठीक है, ये दिख भी रहा है. राउंडर से, स्केल से जब भी बनाओगे ना तो बहुत अच्छा आपको दिखने में दिखेगा. ठीक है, नीचे जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना यहाँ पे सर्कल के, वो हटाने, आपको इरेज कर देने. ठीक है, आंसर भी आपको ऐसे ही बनाना है. आंसर में ही मैं ये आंसर ही दिखा रही हूँ आपको, ये आप इरेज कर दोगे. ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा वो. और यहाँ पे भी आप हुक बनाओगे और नीचे की तरफ लोड बना दोगे, ये लोड है L. ठीक है, आपने ये बना दिया. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिंग बनाने हैं. ठीक है, आपने लोड बना दिए, यहाँ से नीचे ये जो है,
अभी आपको स्ट्रिंग बनाने हैं, तो आपको स्ट्रिंग बनाने के लिए देखिए 4 बोला गया है यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो 4 है, मतलब मैंने 4 पुलीस बना दिए, वेलोसिटी रेशियो 4 है इसीलिए 4 पुलीस बना दिए मैंने, ठीक है। अभी मुझे इसमें क्या लगाने हैं, मुझे स्ट्रिंग्स लगाने हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लीजिए आप। क्या करोगे, मुझे पता है एफर्ट ना मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए रहेगा, तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैं स्टार्ट ही यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। फिर नीचे से जाएंगे, फिर यहाँ से ये घूमेगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे से घूम के यहाँ पे आके उसको हुक में ज्वाइन कर देंगे। देखिए मिल गया हमें, है ना। वापस से एक बार, जिसको नहीं समझा है वापस से एक बार चलिए और कलर्ड पेंसिल में देख लेते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लीजिए। हमें पता है हमेशा हमें नीचे की तरफ चाहिए, है ना, ये एफर्ट नीचे की तरफ चाहिए, तो नीचे की तरफ एफर्ट लाने के लिए मैं स्टार्ट ही एफर्ट से कर रही हूँ, ठीक है। अपर ब्लॉक से जाके लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक से जाके अपर ब्लॉक, फिर बाद में लोअर ब्लॉक और एंड में जाके हुक में अटैच कर देना है। हो गया, स्ट्रिंग्स भी बना दिए हम लोगों ने, ठीक है। आपको अभी क्या दिखाना है उसमें, आपको दिखाने हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जहां जहां पे आपको ये लोड दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर की तरफ आपको टेंशन दिखाने हैं, ये टेंशन इन स्ट्रिंग, यहाँ पे भी दिखा देना है, यहाँ पे भी दिखा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो एफर्ट का होता है, ठीक है। तो देखिए 4 थे ना, तो 4 हम लोग के टेंशन इन स्ट्रिंग मिल गए आपको, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एक डायग्राम बन के तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए, पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन पुलिस सिस्टम। लिखेंगे MA इज इक्वल टू 4 बिकॉज फॉर ब्लॉक एंड पुलिस सिस्टम, फॉर block and tackle system, MA इज इक्वल टू N होता है, और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पुलिस है, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिला मुझे, 4 मिल गया, ठीक है। इन आइडियल पुलिस सिस्टम, ये आइडियल के लिए पूछा है, तो जितने नंबर ऑफ पुलिस है उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मिल गया हमें आंसर, ठीक है। इतना ही करना है इस वाले आंसर में, फाइन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। The diagram below shows block and tackle system. Copy and complete the label diagram showing the correct connections of the tackle. देखिए correct connections of the tackle. Direction of the forces involved to obtain maximum velocity ratio with convenient direction. चलिए, तो convenient direction बोला है, तो वापस से करेंगे यहाँ पे convenient direction। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको क्या करना है, आपको हमेशा आपको यहाँ से लेना है ना। तो ब्लू कलर ले लेते हैं। तो एफर्ट हमेशा ना हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए रहता है, एफर्ट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, ऊपर से जाएंगे, ठीक है, ऊपर वाली ब्लॉक से फिर नीचे की ब्लॉक में आते हैं, फिर वापस से ऊपर वाली ब्लॉक में जाके हुक में कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया, हो गया, टैकल बना दिए हमने, ठीक है। अभी और भी क्या बोला है उन्होंने आपको ना, ये जब भी टैकल बनाते हैं ना हम लोग, तो टेंशन इन स्ट्रिंग दिखाना होता है, ठीक है। तो जितने जितने स्ट्रिंग्स है ना उतने आपको टेंशन इन स्ट्रिंग्स दिखाने हैं, ठीक है। तो ये आपने टेंशन इन स्ट्रिंग दिखा दी। ये वाला जो होता है वो एफर्ट का होता है, लास्ट वाला जो होता है वो टेंशन एफर्ट का होता है, ठीक है। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुलिस सिस्टम इफ एफिशिएंसी इज 80%। ओके, मुझे पता है आंसर में मुझे मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 पुलिस है ना। लेकिन बोला क्या गया है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुलिस सिस्टम इफ एफिशिएंसी इज 80%। तो वी नो efficiency will be equal to mechanical advantage into the velocity ratio। हाँ, तो यहाँ पे ना मुझे लिखना है, सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज 3 नहीं लिखना है मुझे, वेलोसिटी रेशियो 3 लिखना है। क्यों? क्योंकि ना आइडियल सिचुएशन में हो या एक्चुअल सिचुएशन में हो, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है। तो प्लीज नोटिस दिस, ये मुझे मिलेगा, और फिर मुझे ये रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, 80% है तो 80/100 will be equal to mechanical advantage upon velocity ratio is 3। ओके, सो ये बन जाएगा 8 into 3/10 which is equal to mechanical advantage। So 24/10 which is 2.4 is the mechanical advantage। See,
ये मिल गया मुझे। और हमने पढ़ा है ना ये कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होता है, कम हो जाएगा। एक्चुअल सिचुएशन में मैकेनिकल एडवांटेज हमें थोड़ा कम मिलता है ना वैल्यू, तो ये समझ में आ गया हमें, ठीक है, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, Mira choose to use a block and tackle system of 9 pulleys instead of single movable pulley to lift a heavy load. What is advantage of using block and tackle system or a single movable pulley? Why should she connect more number of pulleys in the upper fixed block? तो देखिए यहाँ पे ना ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं गया, तो आप डरिए मत। अच्छा 9 के लिए कितना टाइम भी जाएगा, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको पूछा क्या गया है, 2 क्वेश्चंस पूछे गए। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ओवर सिंगल मूवेबल पुली? So what is an advantage? Because you will have more mechanical advantage and you will have more velocity ratio, right? So because of that, it is now working as what a force multiplier, and the force multiplier is like 9 आप use कर रहे हो यहाँ पे 9 पुलिस, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? तो आंसर में लिखना है आपको मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना हो गया, 9 फॉर सिस्टम ऑफ 9 पुलिस block and tackle, right? And if it is, and mechanical advantage is 2 for single movable pulley, for single movable pulley, तो आपको कितना एडवांटेज मिल रहा है देखिए, सिंगल मूवेबल पुली है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है आपको? मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर फॉर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ये एडवांटेज है, ठीक है, ये पहले का है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सब पार्ट में क्या दिया है कि व्हाई शुड शी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर फिक्स्ड ब्लॉक? सो इफ यू आर कनेक्टिंग मोर नंबर ऑफ पुलीज इन अपर फिक्स्ड ब्लॉक, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी मिलेगा, क्योंकि लोअर फिक्स्ड ब्लॉक जो है, लोअर ब्लॉक जो होने वाला है वहां पे लोड भी है, तो आप ना ज्यादा वो उसको ये डालना पड़ेगा है ना, एफर्ट, ज्यादा लोड हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पुलिस क्या एटलीस्ट इक्वल या फिर लेस होने चाहिए, ये हम लोग ने पढ़ा है। और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो एफर्ट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, तो एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको ये सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऊपर वाले जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ पुलिस होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 2 यहाँ पे रीजंस लिख सकते हो, ठीक है, टू कनेक्ट more number of pulleys in upper fixed block. तो पहला रीजन क्या लिखोगे आप? पहला रीजन लिखोगे टू मेक द सिस्टम मोर इफिशिएंट, बिकॉज जो लोअर ब्लॉक है वहां पे लोड भी है, बिकॉज लोअर ब्लॉक हैज लोड अटैच्ड, करेक्ट, लोअर ब्लॉक में लोड भी अटैच्ड है, तो वो अपर ब्लॉक को क्या है, लोअर ब्लॉक भी उठाना है और लोड भी उठाना है ना, तो ये एक रीजन हो गया। और फिर दूसरा रीजन आपको बोलना है कि जो एफर्ट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना होता है ना, टू make effort direction in downward direction, मतलब एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसके लिए जो अपर ब्लॉक होता है वो हमेशा ज्यादा होगा और लोअर ब्लॉक कम होना चाहिए, है ना। हम कभी भी अपर ब्लॉक कम नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ पुलिस जो है वो कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो 2 रीजंस हम लोग ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपी एंड कंप्लीट द लेबल डायग्राम कनेक्टिंग द 2 पुलिस विद द टैकल टू ऑब्टेन वेलोसिटी रेशियो 2, मतलब आपको बोला गया है सीधा सीधा कि आपको बस टैकल बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टैकल बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एफर्ट से ही लगाएंगे और नीचे से आके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये होता है एफर्ट, है ना, और ऊपर की तरफ हम लोग दिखा देंगे टेंशन, तो हो गया। और ये एफर्ट के लिए जो होगा ये वो टेंशन है, ठीक है। इफ लोड इज 48 kg and efficiency is 80%, then calculate mechanical advantage। देखिए वेलोसिटी रेशियो तो कितना है ये गिवन है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो नंबर ऑफ पुलिस
उतने होते हैं, है ना। तो 2 पुलीज है इसीलिए वेलोसिटी रेशियो 2 है। हमें पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये 80% है, विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज पता नहीं है मुझे, वेलोसिटी रेशियो 2 है, 80 अपॉन 100 इंटू 2 will be equal to mechanical advantage. This and this got cancelled. Correct? 16 upon 10. So therefore mechanical advantage is 1.6. ठीक है, ये आंसर मिल गया। Effort needed to lift the load. तो effort needed to lift the load. ठीक है, तो ये सेकेंड वाला जो है ना वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज 1.6 लेना है हमें, लोड 48 kgf है, एफर्ट जो है वो पता नहीं है, वो डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो एफर्ट मुझे चाहिए, एफर्ट विल बी इक्वल टू 48 kgf अपॉन 1.6, तो कितना आ जाएगा, ये डेसिमल है मतलब 480 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे पकड़ लीजिए, सो 30 आ जाएगा, 30 kgf। आंसर भी आपको kgf में ही लिखना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 30 kgf, ये एफर्ट मिल गया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block and tackle system of pulleys has velocity ratio 4. Draw a label diagram of system indicating clearly the direction of load and effort. ओके, ये आपको करना है। ठीक है, आपको ये होमवर्क है। Calculate the potential energy of load is equal to 100 kgf lifted by pulleys to the height of 5 meters. तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन लोड इज इक्वल टू 100 kgf। ओके, एंड हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर्स, जी वैल्यू भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यू होता है, यू इज इक्वल टू mgh होता है। ये जो लोड है वो kgf में दिया है उन्होंने। ठीक है, तो मुझे मास फ्रॉम दिस आई कैन गेट माई मास एज 100 kg। हाँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, जो kg होता है ना और kgf होता है उसका वैल्यू जो होता है ना वो सेम है, बस वो इंडिकेट कर रहा है ये जो है वो फोर्स है kgf और kg इंडिकेट करता है मास है। ठीक है, तो 100 kg 100 इंटू 10 इंटू 5 तो कितना आ गया 500, और आंसर लिख देंगे जूल में, तो ऐसा यूनिट है, तो सब ऐसा यूनिट मैंने चेक किए, हाँ सारे ऐसा यूनिट है, तो आंसर मुझे जूल में मिल गया। ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। ठीक है, और ये जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया। आई होप आपको ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, और अगर कुछ है भी डाउट्स तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।